हर एक रिलेशन हमारी आंतरिक किसी न किसी सटल नीड को, सूक्ष्म आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है। इनफिडेलिटी, विश्वास का टूटना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी काफी कॉमन होता जा रहा है। रिलेशनशिप तो ज्यादा ही टूटने लगे हैं, तो एक होमवर्क करो। या तो ये भी हो सकता है कि कोई शादी तोड़ना ही चाहता है। तो इसमें ना रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। हाँ, ना अगर मैं कह भी दूंगी कि आप वापस आइए तो आएगा तो नहीं। मुझे आज आपकी जरूरत है, तो आपकी मुझे जरूरत थी आज और आपने मुझे सहारा नहीं दिया, तो मैं किसी और के पास चली गई। कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे दूर होता जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कारण मैं खुद भी, वो चीज आपकी पहले भावनाओं में आनी चाहिए। किसी को भी अगर आप कुछ समझाना चाहते हो और अपने पास लाना चाहते हो तो पहले उनके प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध करना पड़ता है। कि आपको ये रिश्ता बचाना है या आपको ये रिश्ता अब क्योंकि निकल चुका है आगे, तो इसको वहीं पे अब विराम दे देना है। लेकिन जो इंसान सच में बचाना चाहता है वो थोड़ा सा झुकता भी है और थोड़ा सहन भी करता है और उस चीज को बचा लेता भी है। उन चैलेंजेस को फेस करने की पावर पहले बटोरनी पड़ेगी और उसके बाद आपको ब्रेकअप करना चाहिए। थर्ड पर्सन की हिम्मत नहीं है कि वो आपके बीच में आ जाए। या जो किसी दूसरे रिश्ते में पड़ गया, उसको आप क्या कहेंगे? नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टूटते रिश्तों के बारे में। चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ब्रेकअप्स हो, दोस्ती टूट रही हो, या फिर बीइंग सिंगल, जहां पे कोई रिश्ता नहीं लेकिन आप अकेले हैं। रिश्ते होने कैसे चाहिए, हम रिश्ते बनाते क्यों हैं, और अगर हम पार्ट हैं किसी भी रिलेशनशिप का, अच्छे या बुरे, तो हमें करना क्या है। हाउ टू हैव एन आइडियल रिलेशनशिप। आज के पॉडकास्ट में हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी अदिति दीदी, मल्टीमीडिया स्पोक्स पर्सन फॉर ब्रह्म कुमारीज। तो आइए रुक करते हैं इस पॉडकास्ट का। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। आपको साधुवाद। ओम शांति। तो आज हम रिश्तों पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों रिश्ते टूटते हैं और रिश्तों का महत्व क्या है, कैसे उनको हम नेविगेट करें अपनी लाइफ में। जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में सोच रही थी तो एक सवाल मेरे मन में आया कि एक ही रिश्ता ऐसा होता है जो इंसान अपने साथ लेकर आता है, वो रिश्ता होता है आपके माता पिता का, क्योंकि वो आपको जन्म देते हैं, आपकी एग्जिस्टेंस, आपके होने का आधार होते हैं। उसके अलावा आप कोई भी रिश्ता उठा लो, सब यहीं बनते हैं। रिश्ते हमारे जीवन में होने चाहिए, अगर तो क्यों होने चाहिए? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं क्यों रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग इज एन सोशल एनिमल, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, संबंध जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम जानते हैं कि ये दुनिया एक दूसरे के मिलने से ही बनी है। जैसे हम बात करते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो एक दूसरे का मिलना जरूरी है। अब ये बात समझनी है कि ये जो रिलेशन है, इनका आधार क्या है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने जीवन के अंदर सुख चाहती है, आनंद चाहती है, प्रेम चाहती है, ये सब चाहते हैं। जी। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अंदर इन चीजों की कभी कमी आ जाती है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो ये सारी कमियां दूर होती हैं। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमारे चारों ओर जो लोग हैं, हर रिलेशन हमारी इन्हीं कमियों को पूरी कर रहा है। जैसे मम्मी हमें प्यार दे रही है, तो हर एक मनुष्य आत्मा को प्रेम चाहिए, तो माँ प्रेम का स्रोत बन जाती है। पिता जीवन में होता है तो हमें शक्ति देते हैं। जी ना, हम सोचते हैं कि पापा है ना तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठे हैं ना, ठीक है ना, थक जाएंगे तो गोदी उठा लेंगे। हाँ जी। तो पावर दे रहे हैं एक तरह से। जी। भाई बहन है तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं, किसी से हमें आनंद की अनुभूति होती है, कहीं किसी के पास जाते हैं तो हमें शांति मिलती है ना। तो ये हर एक रिलेशन हमारी आंतरिक किसी न किसी सटल नीड को, सूक्ष्म आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है। और ये भी हम देखें जीवन के अंदर, जब तक वो रिलेशन हमारी उस सूक्ष्म आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है तब तक तो हमें अच्छा भी लगता है और हमें चाहिए भी। और जिस दिन वो रिलेशन उस चीज की पूर्ति नहीं कर पाता है, उस दिन अपने आप ही मुख से निकल जाता है। बच्चे कहते हैं कई बारी, आप मेरी मम्मी नहीं हो,
आप मेरे पापा नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि है नहीं, पर क्योंकि उसने सोचा मम्मी तो प्यार का सोर्स है, और आज तो मम्मी ने डांट दिया। हाँ, अब वो तो प्यार का सोर्स थी ना, तो प्यार का सोर्स अगर डांट मार रहा है तो फिर डेफिनेटली अब वो नहीं चाहिए। तो ये समझना है हमें कि बेसिकली हम सभी एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं उसका आधार भी कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक आवश्यकताएं हैं। बेसिकली हर रिलेशनशिप से हम कुछ ना कुछ डिराइव करते हैं। हर रिश्ते से हमें कुछ मिल भी रहा है और इसलिए हमने वो रिश्ता बनाया है। इट्स ए एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। हाँ। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हैप्पीनेस की फॉर्म में हो सकती है, लव की फॉर्म में हो सकती है, ब्लिस की फॉर्म में हो सकती है, प्योरिटी की फॉर्म में हो सकती है, पीस की फॉर्म में हो सकती है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, ताकि आपने बोला आपकी जो सूक्ष्म जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हो सके। राइट। लेकिन रिश्ते बनाते वक्त शायद इस गहरे लेवल या डीप लेवल पे जाके तो हम सोच भी नहीं रहे होते नहीं। या मुझे लगता है शायद इंसान होने के नाते रिश्ता बनाना बहुत ऑर्गेनिक है हमारे लिए या नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि वो माता पिता का रिश्ता तो हम लेकर ही आए थे एक तरह से। बेसिकली वो पेरेंट्स का भी जो रिलेशन है हमारा, हाँ। हम ये कहेंगे कि सबसे पहला रिलेशन आपका अपने परमपिता परमात्मा के साथ है जी। इवन जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो भी भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मुझे ऐसा बच्चा देना, और हो जाता है तो सबसे पहले मुख से ये निकलता है कि थैंक भगवान को कहते हैं कि तूने मुझे ये बच्चा दिया। जी बिल्कुल। और परमपिता परमात्मा ने ही ये पूरी रचना आपके लिए रची है ताकि आप आए यहाँ पर और आपको फिनोमिनल वर्ल्ड में ये रिश्ते प्राप्त हों। मैंने रिश्तों का जिक्र आज के पॉडकास्ट में इसलिए किया है कि आज के समय में कई रिश्ते हैं जो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जी। कई सारे पैमाने हैं, जैसे कि या तो कोई शख्स सिंगल है, अगर हम उसको किसी रिश्ते में बांधना चाहते हैं या अगर हम उसे मैरिटल रिलेशनशिप के तौर पे देखें या किसी पार्टनर के तौर पे देखें तो लोग कई ऐसे भी हैं और आजकल पॉपुलेशन में ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है जहाँ पे लोग सिंगल हैं। जी। या फिर पति पत्नी हैं लेकिन पति पत्नी के रिश्ते कईयों के इतने ठीक नहीं है। मैं टूटते हुए रिश्तों की ही यहाँ आज बात कर रही हूँ ताकि आपसे शायद लोगों को समाधान मिल सके। इनफिडेलिटी, विश्वास का टूटना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी काफी कॉमन होता जा रहा है। राइट। दोस्ती टूट जाती है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है। जी। तो सिंगल होने को अभी हम थोड़ी देर में एड्रेस करते हैं, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं, दो जनों के बीच में कमिटमेंट है और वो टूट गई जी क्योंकि कोई तीसरा आ गया। राइट। इस रिश्ते को अगर हम इस पहले इक्वेशन को देखें, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेके? देखिए, हमें समझ आता है कि अगर आपको, जैसे हम एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं ना कि आपने कोई चीज खरीदी, आपकी हो गई, आपको उससे वो चीज मिल रही है जिसके लिए आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है। जिस दिन वो प्रोडक्ट वो चीज नहीं देता है या खराब हो जाता है, आपकी नजर बाहर जाती है। जी। वैसे ही घर में भी समझो कोई सामान है, वो खत्म हो गया या खाली हो गया तो आप बाहर जाते हो। हाँ। मैंने अक्सर देखा है अपनी लाइफ के अंदर, जो बच्चों को अपने घर के अंदर प्यार नहीं मिलता है वो फिर बाहर प्यार ढूंढते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कमी, जो मैंने पहले भी बताया कि रिलेशंस का आधार कहीं ना कहीं हमारी सटल नीड्स है। और बेसिकली इंसान की एक बचपन से ही हर एक को प्यार तो चाहिए। लव लव ही सारे कर रहे हैं आजकल, प्यार नहीं करते हो, है ना, उससे प्यार हो गया। एक्चुअली बेसिकली इसे प्यार नहीं कहते हैं। प्यार तो एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र शब्द है जिसको हम भगवान से लिंक करते हैं। कहते हैं ना, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। जी। तो लव के अंदर कहीं ना कहीं बिजनेस नहीं होता है, लव तो निस्वार्थ होता है। लेकिन आजकल तो लव में बहुत अच्छी तरह स्वार्थ मिक्स होता है ना। इच्छा, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं एक दूसरे के साथ कि वो एक्सपेक्टेशंस जब हम पूरी नहीं कर पाते या वो पूरी नहीं कर पाता है, फिर डेफिनेटली आपकी धीरे धीरे रिपल्शन स्टार्ट होती है। जी। एक बारी में तो ब्रेकअप नहीं होता, धीरे धीरे रिपल्शन होती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है नहीं अब बहुत हो गया,
है ना, जब दूरियां बढ़ जाती हैं फिर आप तोड़ देते हो। अब उसका कारण वही है, पहली बारी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं जी, तो क्या देखकर मिलते हैं ना, आप मुझे अच्छे लगे जी, आपकी अच्छाई मैंने देखी, जी, आपको मैं अच्छी लगी क्योंकि आपने मेरे अंदर अच्छाई देखी। जी, तो एक दूसरे के गुण देखकर हम आपस में मिलते हैं। जैसे शादी होती है तो गुण मिलाते हैं ना, हाँ, तो बेसिकली हम वो वाली गुण की बात नहीं करेंगे जो कुंडली के हिसाब से बनती है, लेकिन एक्चुअली में एक दूसरे के गुण देखकर हम एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं। जी, तो जितने ज्यादा हम एक दूसरे के गुण देखते हैं उतने ज्यादा हम करीब आते जाते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जब एक संबंध जुड़ गया, हम मिल गए, अब नजदीक काफी आ गए। अब ज्यादा नजदीक आने से क्या होता है, गुण के साथ अवगुण भी दिखाई देने लग जाते हैं। जी, अब जिस दिन मैंने वो अवगुण देखने का दृष्टिकोण बनाया, हाँ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अब धीरे धीरे वो जो गुणग्राही दृष्टि थी वो अवगुण ग्राही दृष्टि बन जाती है। तो हम एक दूसरे के पहले गुण देखकर नजदीक आए थे, अब अवगुण देखकर दूरियां शुरू हो जाती हैं। धीरे 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 दूसरे की कमी कमजोरियां ही नजर आती हैं। फिर हम एक दूसरे को कहने लग जाते हैं कि तुम पहले तो ऐसा नहीं थे, जी, है ना, पहले तो तुम ऐसे थे, हाँ, अब तुम बदल गए हो। हाँ, एक्चुअली बदलाव आया दृष्टिकोण में, एंगल बदल गया दूसरे को देखने का। पहले हम एक दूसरे के गुण देख रहे थे, आज हम एक दूसरे के अवगुण देख रहे हैं। ये मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, आप मानेंगे। मैं पहले जॉब करती थी, तो बीइंग एन ऑफिसर हमारे पास काफी लोगों की आते थे लेटर कि हमारी ट्रांसफर करा दो। केवल ये प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में नहीं होती है, कुलीग्स में होती है आपस में। तो कोई कहता था या तो मेरी ट्रांसफर कर दो या तो इसकी ट्रांसफर कर दो, मतलब इतने सारे ट्रांसफर लेटर्स। तो हम एक वर्कशॉप उनके लिए ऑर्गेनाइज की हमने, और उस वर्कशॉप के अंदर हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। सबको कहा कि जिस जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट लिखी है, कंप्लेंट लिखते हैं तो डेफिनेटली उसकी बुराइयां ही लिखेंगे ना, ये करता है, लेट आता है, बातें करता है, ऐसे करता है, जो भी है, उन्होंने लिस्ट बनाई थी। तो हमने उनको होमवर्क दिया कि अगले हफ्ते हम कंसीडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन, परंतु तब तक आपको उस व्यक्ति के 10 गुण लिख कर देने हैं। बस इतना होमवर्क दिया। और जब नेक्स्ट वीक वो लिस्ट हमारे सामने लेकर आते थे 10 गुण की, तो आप मानेंगे उनका एटीट्यूड बदल गया। तो कहते थे नहीं, इतना भी बुरा नहीं है वो। कितने ज्यादा केसेस हमें फिर कंसीडर करने ही नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनकी आपस में फिर बनने लग जाते थे। तो ये होमवर्क हम अपने लिए भी कर सकते हैं रिलेशनशिप में, है ना। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही टूटने लगे हैं, तो एक होमवर्क करो, एक पेपर और पेन पकड़ लो और उस व्यक्ति के अंदर 10 गुण लिखना शुरू कर दो। अब जैसे ही आप लिखोगे तो डेफिनेटली ऑब्जर्व तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, अच्छाई कहाँ है, जी, ढूंढना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ढूंढोगे तो आपकी नजर अच्छाई पर ही जाएगी, और आप अच्छाइयां लिखते जाओगे और आपका उसके प्रति दृष्टिकोण बदलता जाएगा। ठीक है। और जैसे ही दृष्टिकोण बदलेगा वैसे ही आपकी, कहेंगे कि सृष्टि बदल जाएगी, आपका एंगल बदल गया ना। कहते हैं वो नजरिया बदला तो नजारे बदलते हैं, नजर आएंगे, तो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लग जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी हम शादी के बंधन की बात कर रहे हैं और इनफिडेलिटी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि हमारी पद्धति में शादी के बंधन में बंधे हुए हैं लोग जी। दोस्ती टूटती है और मुझे लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ब्रेकअप होता है, तो जाहिर तौर पे वो भी बहुत ट्रॉमेटिक होगा उन लोगों के लिए जो इस रिश्ते में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मॉरल प्लेइंग ग्राउंड आ जाता है, खासकर कि उस शख्स के लिए जो कि इस रिश्ते में नाजायज रहा जी। और जो नाजायज नहीं रहा उसके लिए मुश्किल ये है कि अब वो क्या करे, कोप अप कैसे करे। और फिर इसमें एक तीसरा शख्स भी है जो कि दो लोगों के बीच आया। जी। इन सिचुएशंस में इंसान क्या करे? या तो ये भी हो सकता है कि कोई शादी तोड़ना ही चाहता है, ये भी हो सकता है कि थोड़ा स्कोप बचा है, ये बच सकती है, तो उसमें अब तीसरे को बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये इस सिचुएशन, अगर कोई ये सिचुएशन में पड़ता है तो इसका सोल्यूशन आप क्या देती हैं?
देखिए इट डिपेंड्स, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हर एक के रिलेशन में प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह के होते हैं। जी। लेकिन फिर भी मैं जो बेसिकली कहते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि जिस रिलेशन में आप हो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी मेजॉरिटी केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी होती है, तो हम एक ये आप दूसरे को दोनों समझ को, नहीं ये पाते। आप दोनों को कहेंगी, मतलब इस रिश्ते में जो दो प्लेयर्स हैं उन दोनों के लिए कहेंगी? बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग हमेशा ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है ना, तो अंडरस्टैंडिंग भी दोनों तरफ से होती है। अब अंडरस्टैंडिंग में कभी आपको अंडर होना पड़ता है और कभी आपको स्टैंड भी लेना पड़ता है। जी। यही अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। तो कभी आपको झुकना पड़ेगा और कभी आपको उठना भी पड़ेगा, दोनों चीजें होती है। परंतु ये पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे झुकना है और कहाँ मुझे खड़ा होना है। एग्जैक्टली यही ज्ञान है एक्चुअली। हाँ। और ये तरीके से डील करना पड़ता है। मेजॉरिटी लोग बहुत ज्यादा जो है, या तो इमोशनली वीक होने के कारण हताश हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दुखी होने लग जाते हैं, मतलब होप ही छोड़ देते हैं। या तो ऐसे लोग होते हैं, और या फिर हम बिल्कुल सामना करने पर आ जाते हैं, है ना, कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसमें ना रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, जब हम कहते हैं ना बहुत ही महीन धागों की तरह होते हैं। तो इनको डील करने का तरीका भी बहुत अच्छा और बहुत ही सोच समझ के हर स्टेप उठाना चाहिए जी, कि कैसे सामने वाले को डील करना है। पहले तो ये समझना है कि वो सच में जो आप सोच रहे हो वही है या कुछ और है। मैं वही समझना चाह रही हूँ कि जैसे इसकी हम 2 सिचुएशन या 3 सिचुएशन बना सकते हैं जी, ए, बी और सी। राइट। ए पर्सन बी पर्सन रिलेशन में थे, लेकिन बी जो है वो सी के साथ अफेयर में इन्वॉल्व हो गया। अब बचा ए। ए को ज्यादातर हम विक्टिम के तौर पे देखेंगे। राइट। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि रिश्ते हम बनाते हैं अपनी सूक्ष्म जरूरतों को पूरा करने के लिए। राइट। अब ए और बीच के बीच में कई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं रिश्ता टूटने का और बी का बाहर जाने का। बिल्कुल। तो इसमें अभी हम किसके पर्सपेक्टिव से समझें इसको? ए के पर्सपेक्टिव से, जिसको शायद यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर ये रिश्ता बचाना है तो बी को वापस अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो पहले तो हम उस शख्स की बात कर लेते हैं कि वो शख्स क्या करे, क्या वो शादी बचाए, क्या वो वापस जाके ये काउंसिल करे अपने पार्टनर को कि आप शायद गलत रास्ते पे हैं और वापस आइए। देखिए ये बातें कहने की नहीं होती है। हाँ ना, अगर मैं कह भी दूंगी कि आप वापस आइए तो आएगा तो नहीं जी, है ना, जिसको जाना है वो तो अपने हिसाब से करेगा ही जी। तो शब्दों की बात नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो रिलेशन है ना, इसका कनेक्शन हमारी सूक्ष्मता से है, विचारों से है, अंदर की भावनाओं से है, अंदर की वृत्तियों से है। पहली चीज हम हमेशा ये करते हैं रिलेशनशिप के अंदर, जो हमने कई बार एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कि जो फैमिलीज ब्रेकअप के कगार पर होते हैं, हम खुद उनका रिलेशन बंधा रहे उसके लिए स्पेशल मेडिटेशन करते हैं। ये हमारी सूक्ष्म तरीका है इनको बचाने का जी। जिसे हम हमेशा कहते भी हैं कि इससे पहले की बात जो है बिगड़ जाए, उससे पहले आप संभाल लो। ये अक्सर हम तब उस बात पर जिक्र करते हैं जब वो चीज आउट ऑफ जब आपकी बियॉन्ड आपकी पावर से चली जाती है, हो जाती है जी। मतलब जब सिचुएशन वर्स्ट हो गई तब जाकर आप आ रहे हो और बता रहे हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमारी जब अति पर चली गई तो वो डॉक्टर के पास आ रहा है जी। तो शुरू में ही हमें अपने रिलेशन को संभालना होता है। जब हम समझ रहे हैं आजकल हर व्यक्ति इमोशनली बहुत वीक है, हाँ, उसके कारण वो क्या होता है कि दूसरे के पास चला जाता है। समझो मुझे आज आपकी जरूरत है ना, आज मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, और उस समय आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो उस समय जिसने मुझे सहारा दिया, हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि वो व्यक्ति भी कैसे गया। कहीं ना कहीं मेरी भी तो नेग्लिजेंस होती है ना कुछ मेरे में भी प्रॉब्लम होगी। टू वे होता है हर चीज। तो आपकी मुझे जरूरत थी आज और आपने मुझे सहारा नहीं दिया तो मैं किसी और के पास चली गई, उसने मुझे सहारा दे दिया, है ना। तो इस बात को हमें शुरू में ही पकड़ना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे दूर होता जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कारण मैं खुद भी, तो उसको सिक्योरिटी की फीलिंग कराना कि नहीं मैं हूं, और सॉरी करना कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उस समय आपके साथ नहीं किया परंतु हमें फिर भी करना है। वो चीज आपकी पहले भावनाओं में आनी चाहिए, है ना। क्या होता है कि हम ना सामना तुरंत करते हैं,
जैसे बच्चों को भी ना हम रिलेशनशिप में समझाने चले जाते हैं, उनको नहीं समझते हैं, तो पहले हमें उसकी बात को समझना पड़ेगा और उसके प्रति अपनी जो वृत्तियां हैं, हमें अपनी जो इंटेंशंस हैं, उनको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। किसी को भी अगर आप कुछ समझाना चाहते हो और अपने पास लाना चाहते हो, तो पहले उनके प्रति अपनी भावनाओं को शुद्ध करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, सीधा उनके प्रति ना अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें लेकर आते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये कर दिया, जो उसने गलतियां करी है ना, उसको पहले दिमाग में रखते हैं और फिर उसके साथ डील करने जाते हैं। ठीक बात आप है। पहले ही नेगेटिविटी को साथ में लेकर जा रहे हो, तो डेफिनेटली अब आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। हाँ। अब ये समझ के चलो कि अब रिलेशन आपका बच जाएगा, नहीं, बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम छोटे बच्चे को समझाने जाते हैं, उसने गलती कर दी, पहले से मन में ये भर के जाते हैं उसने गलती करी है और उसको मुझे डांटना ही है और उसको मुझे समझाना ही है। उसको हम हमेशा कहते हैं, शिक्षा देने से पहले या समझाने से पहले उसको क्षमा करो, पहले उसको माफ कर दो। और अब जब आप मन के अंदर उसको माफ कर दोगे, तब उसके पास जाओगे और फिर उसके साथ डील करोगे, तो आप देखो क्यों नहीं मानेगा आपकी बात। हम उसे क्षमा नहीं करते और बस शिक्षा देने चले जाते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए और तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो वो व्यक्ति नहीं सुनेगा ना। आप सोच कर चलो, आपके पास भी मैं एक नेगेटिव इंटेंशन के साथ आई हूं, भरी हुई हूं, मेरी जबान के अंदर मिठास हो ही नहीं सकती। मेरे प्रति मैं जब आपके साथ बात करूंगी, मेरी दृष्टि के अंदर वो नेगेटिविटी झलकेगी, मेरे शब्दों के अंदर वो नेगेटिविटी झलकेगी, मेरे एक्शंस में वो नेगेटिविटी झलकेगी, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? ठीक बात है। पहले हमें भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर हम सच में चाहते हैं कोई भी रिलेशन, चाहे आपका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन है या हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन है, तो पहले भावनाओं को शुद्ध करना पड़ेगा। और हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन सबको सिखाते हैं कि रोज करो आप ये, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हो गया आपकी लाइफ के अंदर तब जाकर करो, परंतु रोज सुबह उठकर एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट डेली करना चाहिए। इसको एक्सपीरियंस करके देखना सभी कि थोड़ी देर के लिए सुबह उठो, आराम से बैठो कंफर्टेबली, ऐसा नहीं कि चौकड़ी ही मारनी है, जैसे आप इजीली होकर बैठ सकते हो। मन को शांत रखो और फील करो कि परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि को चलाता है, उसकी किरणें इस छोटे से परिवार पर पड़ रही हैं, परिवार के हर एक सदस्य पे पड़ रही हैं और हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग की भावनाएं आ गई है। देखो अपने परिवार को कि हम सभी मिलकर रह रहे हैं और परमात्मा की शक्तियों से, उनकी किरणों से हमारा परिवार बिल्कुल प्यार से एक दूसरे के साथ स्नेह भावना से खुशी होकर सभी लोग एक दूसरे के साथ संबंध में आ रहे हैं। देखो उस सीन को जो आप एक्चुअली चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। आप चाहते हो आपके हस्बैंड प्यार से बात करें, रोज सुबह उठकर एक छोटी सी मेडिटेशन करो, मेरे हस्बैंड के ऊपर ईश्वरीय किरणें पड़ रही हैं और वो मेरे प्रति बहुत ही अच्छे और प्यार व्यवहार से मेरे साथ संबंध में आते हैं, उनका मेरे प्रति नजरिया बदल रहा है, उनको ये फीलिंग आ रही है कि ये भी मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप चाहते हो उन वृत्तियों को फील करो कि ईश्वर की किरणें उन पर पड़ रही हैं और वो ऐसा फील कर रही है। देखिए संसार के अंदर ना हर चीज पहले सूक्ष्म रीति स्टार्ट होती है। दुनिया में कोई साइंटिस्ट भी कोई चीज बनाता है तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले वो एक थ्योरी होती है। Exactly. उससे पहले हाइपोथेसिस होती है। हाँ। तो उसने पहले सोचा, थ्योरी बनाई, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आया। अच्छा, प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर ये चीज मैनिफेस्ट होती नहीं दिख रही जी, हम आगे बढ़ेंगे पॉडकास्ट में, लेकिन क्योंकि अभी आपने इस छोटी सी मेडिटेशन का जिक्र किया, अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि मैं तो रोज, जैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में कहते हैं, मैं तो रोज यही सोचता हूँ, मैं तो रोज फलाना टेक्निक करता हूँ और उसी को बार बार ये विजन बोर्ड बना रखा है, लेकिन वो फलित नहीं हो रही। जो आप इमेजिन कर रहे हो वो हो नहीं रहा। उसके कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिकॉज आप सोचिए कि हम जो सोच रहे हैं वो मन से सोच रहे हैं, और अगर आपका मन मलिन है ना, जिस चीज से आप सोच रहे हो वो वीक है, माइंड मेरा वीक है, और एक वीक माइंड से अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो फिर उस चीज में पावर नहीं होगी। तो पहले अपने माइंड को आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा, और
पावर कहाँ होती है? जहाँ प्योरिटी होती है ना। जैसे भगवान को भी याद करना है। अब आप देखो कई लोग मंदिरों में जाते हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और किसी की नहीं होती है। हाँ। तो हम कहते हैं कि सच्चे दिल से भगवान को याद करो, है ना। भगवान कहते हैं वो सच्चे दिल वालों पर साहिब राजी हो जाता है। हाँ। तो दिल में सच्चाई नहीं है, स्वार्थ है ना कहीं किसी के प्रति गलत भावनाएं हैं, सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, तो कैसे पूरी होगी? तो 2-3 बातें जो अभी तक समझ में आती है आपकी बात से, कि अगर कोई रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंचा तो उसके कारण अनेक हो सकते हैं। बड़ा कारण यही है कि दो लोगों के बीच में जिस वजह से सूक्ष्म जरूरतों के लिए आप साथ आते हैं वो उनकी पूर्ति नहीं हो रही। कहीं पर कोई खालीपन, कोई चूक है जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटने की कगार पे है। इस पे अभी हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे कि ए की गलती है, बी की गलती है, बट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद दोनों की हो सकती है। बिल्कुल। आपने विक्टिम के तौर पे बताया कि जिसको छोड़ा जा रहा है रिश्ते में, वो अपने विचारों को शुद्ध करके और पॉजिटिविटी के साथ जाए अपने पार्टनर को, कोई भी एक पार्टनर, हाँ, एक पार्टनर, दोस्ती भी हो सकती है। राइट। हो सकता है आपकी दोस्ती आज टूटने की कगार पे, मेरा दोस्त बदला बदला है जी, तो क्या बात हो गई। लेकिन वजहें कई हो सकती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि एक रिश्ता, हालांकि ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछने वाली थी, पर क्योंकि इस वक्त हम इस मोड़ पे हैं पॉडकास्ट के, आपने बोला कि तो जो शख्स विक्टिम के तौर पे फिलहाल देख रहा है अपने आप को, राइट, वो अपने मन को शुद्ध करके जाए उसे काउंसिल करने। वो जाए या ना जाए, पर जहां वो बैठा है वहां पर भी अगर वो उसके लिए अच्छा विचार रखता है तो फिर तो बात भी बन उस सकती है। बिल्कुल बन सकती है। बिकॉज देखिए, शब्द तो भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही है जी, है ना। अगर आप अपनी भावनाएं भी ईश्वर के जरिए उस तक पहुंचा रहे हैं जी, तो बेसिकली जो परिवर्तन आता है, उसने भी अपनी लाइफ में जब चेंज लेकर आया या दूसरी तरफ गया, तो पहले उसके भी मन में ही आया होगा ना, उसके बाद वो प्रैक्टिकल करने की उसमें हिम्मत उसने ली होगी। तो ये मानसिक ही प्रॉब्लम सबसे पहले होती है। तो आप जड़ पर सीधी तरह जैसे प्रहार कर रहे हो, उस पर आप फोकस कर रहे हो। आपने सारी कमियां देखी, बिल्कुल, और शुद्ध मन से गए, मतलब बिल्कुल बिना बायस हुए, कि भाई मेरी, पर मेजॉरिटी यही करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जाहिर तौर पे। हाँ, क्योंकि आप हमेशा तो पहले गलती ढूंढ रहे होते हो ना, तुमने ऐसा किया मेरे साथ, तुमने वैसा किया। हाँ। बात यहाँ पे ये है कि इस चीज का जजमेंट कैसे मिले कि आपको ये रिश्ता बचाना है या आपको ये रिश्ता अब क्योंकि निकल चुका है आगे, तो इसको वहीं पे अब विराम दे देना है। अगला मूव ऑन कर चुका है तो आपको उसको जाने देना चाहिए, या फिर आपको प्रयास करना चाहिए कि मुझे इसे बचाना है। ये जजमेंट कैसे? देखिए, ये भी हर एक की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हर एक के रिलेशन पर डिपेंड कर सकता है। ये जज करना कि तोड़ ही देना चाहिए, हाँ, तो ये तो बहुत ही लेटर स्टेज की बात है ना। अगर आप सच में, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि जिनके साथ वो इतने समय तक रहा है ना, उसके साथ तोड़ दे। हाँ, हो सकता है उस समय गुस्से में आकर वो बोल भी दे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर वो होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंसान की ईगो आगे आड़े आ जाती है कि वो इगोइस्टिक है ना, तो मैं क्यों, है ना कहीं वो चाहता है कि सामने वाला आए आगे। तो वो जो ईगो है ना, बेसिकली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। लेकिन जो इंसान सच में बचाना चाहता है, वो थोड़ा सा झुकता भी है और थोड़ा सहन भी करता है और उस चीज को बचा लेता भी है। ये हमने कईयों के साथ देखा है और उन्हें करवाया भी है जी। और हम भी यही चाहते हैं कि जितना हो सके आप अपने रिलेशन को बचाएं, और जो थर्ड पर्सन है ना, उसको भी ये बात समझनी चाहिए। और नहीं समझ रहा है तो पहले तो आप दोनों की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है जी, तो थर्ड पर्सन की हिम्मत नहीं है कि वो आपके बीच में आ जाए जी, है ना। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम सभी मिलकर ही रहें और जैसे हैं वैसे ही रहें। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है और व्यक्ति आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड भी होने वाला है, तो ठीक है, आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि आपको आदि मध्य अंत देखना पड़ता है हर चीज का। ऐसा नहीं है कि आप वर्तमान स्थिति को देखकर डिसाइड करो। अच्छा, कोई भी डिसीजन लाइफ में लेने से पहले
अब इसके बाद क्या क्या हो सकता है, उसके विभिन्न पहलुओं को आपको देखना चाहिए बिल्कुल अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं कि ठीक है उसने ऐसे तोड़ दिया तो बस मैं भी तोड़ दूं। नहीं, आपको ये देखना कि तोड़ने के बाद क्या क्या आपके पास लाइफ के अंदर चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपके पास क्या क्या पावर्स हैं। उसमें मनी पावर्स भी आती है, उसमें फिजिकल पावर्स भी आती है, उसमें रिलेशन से क्या सपोर्ट्स भी आ जाते हैं। आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपको उन सब चीजों को अपने सामने जरूर रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनको आपका पलड़ा कहाँ भारी है, इसको करने से आपको प्रॉफिट कहाँ होता है और लॉस कहाँ होता है लाइफ के अंदर, जी वो चीजें देखनी पड़ेंगी। और अगर आपको एक ऐसी सिचुएशन लगती है कि तोड़ना है, तो पहले आपको उन चीजों को मजबूत करना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को फेस करने की पावर पहले बटोरनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको ब्रेकअप करना चाहिए। नहीं तो मैं समझती हूँ कि ये आपका तुरंत जैसे डिसीजन ले लेते ना इंसान, एग्रेसिव इम्पल्सिव डिसीजन, वो हो जाता है जी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि समझदारी से हर एक कार्य करो, ताकि आपको बाद में आपकी कॉन्शियस ना खाए, आपको गिल्ट ना हो, है ना, हो जाता है ना। तो पहली प्राथमिकता तो जाहिर तौर पे यही है कि रिश्ता बचाया जाए। अब अगर ये इसी कगार पे है, किसी एक्सट्रीम पर है कि जो दूसरा शख्स है वो तो बहुत आगे जा चुका है और आने की वापस कोई उम्मीद नहीं, तो वहां पर फिर आप अपना आंकलन करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, आप जो भी अब अगला स्टेप लेने वाले हैं उसके नाते। मुझे लगता है कि उसमें भी मैं आप ही की बात, बोली हुई बात को एक्सटेंड कर रही हूँ कि उसमें भी समझदारी, सूझबूझ और मेडिटेशन और मन का शांत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इवेंचुअली किसी रिश्ते को तोड़ने के लिए भी आप कोई समझौता करोगे अपने पार्टनर से। बिल्कुल, कुछ शर्तें होंगी ताकि वो एक एमिकेबल ग्राउंड पर खत्म हो सके। बिल्कुल, मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि खत्म ही कर दीजिए, बट अगर ऐसा हो रहा है, जैसे आपने बोला कि इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, आप ये सोचो, ये समझो कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये लाइफ की बात होती है, क्योंकि कई बार लोग इसी कारण सुसाइडल अटेम्प्ट्स कर लेते हैं और कई गलत स्टेप्स उठा लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि अक्सर इंसान जब भी कुछ ऐसा होता है लाइफ के अंदर, ब्रेकअप होने के कगार पर होता है, जो आजकल हम देख रहे हैं सिनेरियो जो कह रहा है, सबसे पहले मन अशांत होता है। और जब अशांत मन होता है तो उस समय लिया गया कोई भी डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही होता है। ये बातें अभी तक जितनी निकल कर आई, मुझे लगता है ये उस पर्सपेक्टिव से निकल कर आई कि जो शख्स अभी उस सिचुएशन में है जो रिश्ते को छोड़ के नहीं जा रहा जी, ये सूझबूझ, समझदारी, रिश्ता बचाना, कैसे मन शांत करना, नेगेटिविटी हटाना और जाके अप्रोच करना वापस अपने पार्टनर को जी। लेकिन अब हम उस शख्स की भी तो बात करें जो छोड़ के जा रहा है जी, या जो किसी दूसरे रिश्ते में पड़ गया, उसको आप क्या कहेंगी? क्योंकि उसके पास तो शायद चेतना का ये स्तर भी नहीं है कि वो गलत कर रहा है। एक्चुअली जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, है ना, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेगा, इंडियन कल्चर तो नहीं कहता है, है ना, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति कभी भी, उसे पता है कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि जब वो स्टेप उठाएगा तो उसको ये नहीं पता ये गलत कर रहा हूँ। तो इंसान जब एक बार गलती कर देता है उसके बाद तो वो विद द फ्लो चल पड़ता है। लेकिन जब इंसान पहली बार गलती करने लगता है तो उसकी कहीं ना कहीं मन जरूर खाता है ये गलत है ना। तो क्यों वो गलती पता होने के बावजूद भी स्टेप उठा रहा है? क्योंकि वो इमोशनली वीक है। तो एक्चुअली में वो एक वीक इंसान ही एक गलत पाथ को अपनाता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि फाइनेंशियली वीक है तो चोरी करते हैं, है ना? हाँ। जिस चीज की आपकी लाइफ में, वही मैंने कहा ना, ये जो चीजें होती हैं जो हम गलत काम करते हैं उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंसान की अपनी कोई ना कोई वीकनेस होती है, उसकी कमजोरी होती है। कमजोर व्यक्ति ही गलत राह पर चलता है। अब वो गलत राह चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर आप किसी और नशे की लत पर पड़ गए हैं या फिर कुछ और गलत काम करने लगे हैं अपनी लाइफ के अंदर, रिश्वतखोरी कोई लेते हैं या कुछ भी भ्रष्टाचार वाले काम जो कि लीक से हटकर कोई भी काम करता है, उसका बेसिकली कारण वो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है। तो ये कमजोरी की ही निशानी है। अब एक कमजोर व्यक्ति, उसको कहेंगे कि आप कुछ करो तो डेफिनेटली वो नहीं, वो तो सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है ना, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है। पर एक स्ट्रांग व्यक्ति जो होता है वो दोनों में से जो भी स्ट्रांग है उस वही स्टेप ले सकता है।
उसको बचाने का, क्योंकि वीक व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता ना उस चीज को। अगर वो समझदार व्यक्ति होता तो वो स्टेप उठाता ही नहीं, है ना। और अगर स्टेप उठाने के बाद उसको रियलाइजेशन हो गई है तो तब वो कुछ कर सकता है। और वो तीसरे शख्स के बारे में बताइए, ये 2 लोगों की कहानी थी। तीसरा शख्स एक्चुअली क्या है कि वो जो बाहर से आया है, इट डिपेंड्स कि वो पहले से ही, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन होती है ना उसकी भी, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की वीकनेस ढूंढ रहा था, है ना। क्योंकि कई बार होता है ना, पहले से ही आप किसी को चाहते हो और फिर आपको मौका मिल गया तो वो भी डिपेंड करता है जी। या आपकी कोई और इंटेंशन है ना। कई इंसान के स्वार्थ होते हैं या किसी से कोई जेलसी होती है या आपको नीचा दिखाने की इच्छाएं होती है। उस तीसरे शख्स की क्या इंटेंशन है, इट ऑल्सो डिपेंड्स क्या है। अब वो जो तीसरा शख्स है वो डेफिनेटली उसको ये तो पता ही है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, और गलत इंसान जो कर रहा है वो एक्चुअली में उन दोनों से ज्यादा कमजोर है, क्योंकि सही इंसान कभी भी गलत काम नहीं करेगा। पावरफुल इंसान जो पावरफुल है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। हाँ। गलती की राह पर वही चलता है जो वीक इंसान है, और वो इंसान जो गलत कर रहा है उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं हो सकता। बाहर से भले दिखाए लेकिन एक्चुअली में, क्योंकि अगर वो खुश होता अपनी लाइफ में तो वो दूसरों को दुख देने का या उसकी लाइफ को चेंज करने का या उसे परेशान करने का कभी सोचता भी नहीं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसीलिए तीनों में से जो भी इस समय जो अवेकन है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, जो पावरफुल कड़ी है, उसको ही स्टेप उठाने की जरूरत है और उसके मन को शांत करे वो, और अपनी लाइफ के अंदर मैं हमेशा कहूंगी कि वो केवल अकेले डील ना करे इसे, उसको ईश्वर का साथ बहुत जरूरी चाहिए। अक्सर दुनिया के अंदर हम जो देखते हैं वो अकेले डील करते हैं, जो सामाजिक तौर पर उन्हें सहारे मिलते हैं उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार वो भी पूरी तरह उन्हें सहयोग नहीं देते, परंतु हम कहते हैं कि अगर भगवान आपके साथ है तो हर सिचुएशन और हर व्यक्ति आपके साथ हो जाएगा और चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी यदि वो फेवरेबल है तो। और हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने मन को शांत करिए और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करो साक्षी होकर। जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म के अंदर आप हर एक को ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, उसके अंदर नहीं चले जाते, है ना। ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, मैं वो नहीं हूं, मैं एक जज की तरह देख रही हूँ। अब पूरे सिनेरियो को जब आप एक साक्षी होकर देखते हो तो आपको समझ आता है कि किसने कहाँ गलती की और मैंने कहाँ गलती की। खुद को भी साक्षी होकर देखो। अब उस गलती को सुधारने के लिए जो कड़ी सबसे ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा स्ट्रांग है या जो कड़ी सबसे ज्यादा वीक है, उन दोनों को आप देख लो और उस तरीके से उस सिनेरियो को डील करो। लगता है रिलेशन बच सकता है, लगता है मेरा हस्बैंड जो है समझ सकता है, वो समझदार है और थर्ड पर्सन ने उसको अपनी लाइफ के अंदर लेकर आया है, तो आप अपनी जो स्ट्रांग बात है उस चीज के ऊपर आप फोकस करो और उसको उस तरीके से डील करो। जैसे मैंने पहले बताया, ईश्वरीय शक्तियां उस पर पड़ रही हैं और उस व्यक्ति को प्यार से डील करने की कोशिश करो, उसको रियलाइज करवाओ और उसको अपने फेवर में करो। ये तरीका होता है हर चीज को ऑब्जर्व करने का। ये केवल ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी के अंदर ही नहीं करना, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर बच्चे भी हैं, हाँ, वो भी गलत राह पर चले जाते हैं, बिल्कुल। तो आपको बहुत महीनता से इसको देखना पड़ता है एक ऑब्जर्वर की तरह कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ चूक हुई है, और जहां चूक हुई है इमोशनली उसको आप ध्यान से देखो और उसी जगह पर आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो स्टेप लो। तो ये बहुत ही क्योंकि मैंने वही कहा कि नाजुक हमारे रिलेशन होते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझदारी से डील करना चाहिए। ऐसे ही इम्पल्सिव होकर आप कुछ ले लो फिर बाद में जीवन भर पछताते रहो। बेसिकली ये इम्प्लाई ऑल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं होता है, क्योंकि सिर्फ पति पत्नी और वो के रिश्ते की बात नहीं है, बल्कि हर रिश्ता का इनफैक्ट सिचुएशन भी, राइट। अगर आप इमोशनली स्ट्रेंथेंड हैं, काम है, एट पीस हैं, आप वो इमोशनली पावरफुल हैं, तो मुझे लगता है उस वक्त सामने किसी भी सिचुएशन का कोई चैलेंज आया है तो आप उससे निपट लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो निपुणता आप में आ चुकी होगी, वो धैर्य आप में आ चुका होगा।
क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात की, तो इसलिए अब इसके रिवर्स में हम अगर शादी की बात करें जी। तो जो लोग आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या बंध चुके हैं, जो शायद इस राह पर जाने वाले हैं पर उन्हें रोका जा सकता है, शायद जी। आपकी बात को याद सुन रहा हो, राइट। तो उस नाते मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि दोनों तरफ से, दोनों पार्टनर्स के तौर पे चूक कहाँ कहाँ हो जाती है, 1 2 3 4 5 रोज हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं? अगर आप किसी बंधन में बंध रहे हैं तो क्या सोच समझकर उस बंधन में बंधे ताकि वो लास्ट हो सके फॉरएवर। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं रेगुलर बेसिस पर ही, और मेजॉरिटी जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों पक्ष जो है अपनी तरफ से अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, हाँ, है ना, और उनकी कहानी सुनो तो लगता है कि वो ठीक है और उनकी कहानी सुनो तो लगता है वो ठीक है। हाँ, तो दोनों तरफ वाले अपनी अपनी कंप्लेंट लेकर आते हैं, जैसे समझो तो उनकी उनसे कंप्लेंट है कि वो ये करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, और उनकी उससे कंप्लेंट है कि वो ऐसा करता है, वैसा करता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जैसे पहले भी कहा कि अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, है ना, हर एक के जूते में पैर डालकर देखो। एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं कैसे करती। दूसरी बात ये समझ के चले, हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा मैं सोचती हूँ ना वैसा ही ये सोचे। वो नहीं सोचे ना, वो नहीं अलग सोचे। शख्स है हर कोई। हाँ, ये बात बहुत समझनी है। हाँ, कोई गलत नहीं है, हम अलग हैं। क्योंकि मुझे लगता है आपकी बात से बात शायद छोटी बातें ही होती होंगी रोजमर्रा के जीवन में, जो बड़ी बन जाती होंगी, डिफरेंसेस छोटे ही होते होंगे, पर शायद हम सब इस बात को समझना ही भूल जाते हैं दैट वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल्स। यस, हम परवरिश अलग है, हम इंसान अलग हैं, हम डीएनए से अलग हैं, हम सोच से अलग हैं, हमारा कार्मिक बैगेज अलग होगा, ये तो खैर और अलग लेवल पे बात हुई। तो हम इंसान ही बहुत अलग अलग बने हैं, अपनी अपनी जर्नी पे आए हैं। और ये जो विभिन्नता है ना, ये ब्यूटीफुल चीज है ना। जैसे गार्डन होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, वैसे हमारा ये जो परिवार है इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक अलग अलग फूल है, उसकी खुशबू अलग है, उसकी जो देखने का है ना ब्यूटी अलग है, तो हर चीज अलग है। और ये विभिन्नता, ये शोभा है इस गार्डन की। वैरायटी नहीं होगी तो मजे भी नहीं आएंगे। जैसे एक फिल्म है, आप सारे हीरो हो जाएं, है ना, मैं चाहूंगी कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही आप सोचो। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? अक्सर ये होती है ना, हाँ, कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ इसे भी करना चाहिए। हाँ, पर मैं उन्हें यही समझाती हूँ अक्सर कि आपका काम वो कर देगा तो आपकी क्या जरूरत है ना। ठीक बात। अब हीरो, हीरोइन, हाँ, विलन, वैम्प, कॉमेडियन, साइड एक्टर, सब चाहिए, है ना। और अगर सारे हीरो हो जाएंगे कि आप वो फिल्म देखोगे? कोई भी फिल्म नहीं देखेगा जिसमें सारे हीरो हो। अच्छा, जब हम शादी के बंधन में बंधे, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझती हूँ और ऊपर रखती हूँ कि जाहिर तौर पे डाइवर्सिटी ही तो इंटरेस्ट लाती है किसी भी मोनोटनी में, और हमें हर तरह के रंग चाहिए, राइट, ताकि जीवन भी रंगीन रहे आपका, नहीं तो बोरियत हो जाएगी। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कोई शादी के बंधन में बंधे या दोस्ती करे, कोई भी दो लोग किसी भी एसोसिएशन में हो, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिल्कुल, राइट, तो जब भी ये कमिटमेंट एसोसिएशन किसी भी लेवल पे आ रही है, वहां पे दोनों शख्स का ये समझना क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है कि आई एम कमिटेड टू दिस पर्सन और रिलेशनशिप और एसोसिएशन। पहली बात तो मुझे लगता है कि उस वक्त शायद कोई सोच भी नहीं रहा होता, जब आपका कोई भी नया रिश्ता किसी भी रूप में शुरू हो तो हम कमिटमेंट पता नहीं सोच भी रहे होते हैं कि नहीं, पर इस बात का एहसास होना कि ये आपके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, डेफिनेटली आप किसी के भी कांटेक्ट में आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ से होती है ना, और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप ये लेकर चलें कि निस्वार्थ भाव जो अंदर होता है ना, कि जब आप ये जो नियर बाय रिलेशंस होते हैं, इसमें हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कि गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, कि जितना और उतना नहीं हो रहा है। मैंने आपसे प्यार से बात की और आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की तो मैं तोड़ दूं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है। ये बात समझना है कि
मैं सोल हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर लव है, पीस है, पावर है। और ये मेरा जो नेचर है, इस नेचर को जब मैं आपके कांटेक्ट में आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो मेरे शब्दों द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे व्यवहार द्वारा, मेरी दृष्टि द्वारा ये एनर्जी फ्लो हो रही है। तो जो मेरे अंदर है वही मैं बाहर निकाल रही हूँ, है ना। ये नहीं है कंडीशन कि अगर आप वो दोगे तो मैं दूंगी, नहीं, ये मेरा नेचर है। और ये नेचर जब भी मेरे कांटेक्ट में कोई आता है, मैं अपनी ये एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंचाती हूँ। ये मेरा नेचर है, हर एक का एक्चुअली ये नेचर है। जिसके अंदर जो है वो चीज जब वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है, वो अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा वो सोल दूसरे तक पहुंचाती है। जो जिसके पास है, जो जिसके अंदर है, वही जब सिचुएशन आती है, सर्कमस्टांस आता है, तो पता चल जाता है। हाँ। अगर नेचुरल तरीके से ना भी आए, तो जब कोई सर्कमस्टांस आता है तो पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या है। गुस्सा आया, पता चल गया एक्चुअली में इसका ओरिजिनल नेचर क्या है। कई बार ये कहते हैं ना कि अगर किसी शख्स को जानना है तो गुस्से के समय पर पता चल जाता है। हाँ। क्योंकि सर्कमस्टांसेस एक्चुअली बताते हैं कि व्हाट यू आर एक्चुअली, एग्जैक्टली, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन मुझे क्या करना है ये पता होना चाहिए कि मेरा नेचर क्या है। तो जब भी हम किसी के साथ रिलेशन में आए, ये समझ के चले कि हर एक को मुझे प्यार देना है, सुख देना है, शांति देना है, और वो दे ना दे पर मुझे देना है। मेरी प्रवृत्ति, मेरा ये नेचर है। जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती है, उसको अब कूड़े के सामने भी जलाओगे ना तो वो खुशबू ही देगी। ये नहीं कहेगी कि वो जो कूड़ादान है उससे बदबू आ रही है तो मैं भी बदबू फैलाऊं, नहीं। तो हमारी क्रिएशन जो है वो ऐसी है। अगरबत्ती तो इंसान ने ही बनाई है, तो क्या क्रिएटर ऐसा नहीं कर सकते कि सामने वाला अगर बदबू भी दे रहा है तो मैं अपनी खुशबू जो है वो फैलाना बंद कर दूं? ये तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर जब हम रिश्ते में, खासकर कि पति पत्नी के रिश्ते में, उसे लंबा चलाने के लिए कहते हैं कि आपको एक पानी मिट्टी चाहिए, बैलेंस चाहिए, मतलब गिव एंड टेक इन टर्म्स ऑफ कि जाहिर तौर पे अगर आप एक रिश्ते में बंधे हैं तो वही बात है कि आपकी सूक्ष्म जरूरत की पूर्ति के लिए बंधे हैं। यही बात है। हम हमेशा ये कहते हैं कि एक्चुअली में बंधने का कारण ये हो गया है, लेकिन ये बात समझना है। अब मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे प्यार से बात करें, लेकिन आपके पास प्यार है ही नहीं, तो क्या होगा? आप मुझे गुस्से से बात कर देंगे या मुझे अवॉइड कर देंगे, तो फिर तो रिश्ते में बंधने की जरूरत ही नहीं, फिर बंध नहीं पाएंगे। और अगर बंधे हुए हैं हम ऑलरेडी, हाँ, तो वो बंधन लगने लग जाएगा, संबंध नहीं बन जाएगा वो। राइट। अब ये बात समझनी है कि एक्चुअली में हर एक मनुष्य आत्मा की सटल नीड्स, उसका सोर्स जो है वो केवल भगवान है। इसलिए हम ईश्वर को कहते हैं कि तुम मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हो। भगवान के साथ हमारे जो सारे रिलेशन है ना, आरती में कहते हैं ना, तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, एंड में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। तो एक्चुअली में हमारी सारी सटल नीड्स का जो सोर्स है वो ईश्वर है। ठीक है। एक दूसरे के साथ तो हमें अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करनी है, राइट। ये है। तो आपके अंदर जो भी सटल रिक्वायरमेंट है उसका सोर्स आप ईश्वर को ही बनाएं और उससे वो शक्तियां लें। वो प्यार का सागर है, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर यानी सोर्स है। इंसान इन चीज का सोर्स है, ये कहीं लिखा नहीं है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपकी प्रवृत्ति अगर देने वाली है तो आप देने वाले बने। अपने नेचर को भी वही बनाएं। सामने से क्या मिलता नहीं मिलता वो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका देना है, राइट। और आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो आप ईश्वर के साथ मांगे। बट अगर मैं आपकी ये बात समझूं, चलिए जो लोग तो रिश्ते में हैं उनको ये बात मुझे लगता है काफी ज्यादा फलित भी होगी और समझेंगे भी और काम की बात है जी। लेकिन जो किसी रिश्ते में नहीं है और अगर वो अपनी सारी सूक्ष्म जरूरतें, जो भी कुछ उन्हें चाहिए जीवन में, वो जब प्रभु से मिल ही रहा है, फिर वो रिश्ते में बंधे ही क्यों? ये बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम रिश्ते में क्यों बनते हैं? एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज जब हम करते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हाँ, है ना। और भगवान ने जो हमें दिया है, भगवान को भी दाता कहते हैं ना जी। जब आपके पास कोई चीज भरपूर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका मन करता है कि जिसके पास वो चीज नहीं है उसको हम दें।
ठीक अब है। हर एक के पास तो वो चीज नहीं है और हर एक को ये कर भी नहीं पाता है। हाँ, तो हम हमेशा ये करते हैं, जैसे हम भगवान को याद करते हैं तो परमात्मा से वो शक्ति लेते हैं, लेकिन हम इतने लोगों के संबंध में आते हैं, केवल हमारा एक ही एम ऑब्जेक्ट है कि जो हमें मिला है वो हम दूसरों को बांटे। तो ये जो रिलेशन है ये हमें बांटने के लिए मिले हैं, एक दूसरे को जैसे कहते हैं प्यार बांटो, सुख बांटो, दुआएं दो, जो अंदर शांति है वो बांटो, जो ईश्वर हमें दे देता है तो उसको बांटने से, भगवान से प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद जो होता है वो बांटने के लिए होता है। हाँ। और जितना आप बांटोगे वो चीज आपके अंदर बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि किसी भी रिश्ते में अगर आप बंधने वाले हैं, क्योंकि जो बंधे हैं उनके लिए तो हमने बात की, लेकिन अगर जी। कोई बंधने वाला भी है तो वो इस उद्देश्य से उस रिश्ते में जाए कि उसका पर्पस क्या है उस रिश्ते में, यानी देने का जो पर्पस है, राइट। कोई भी तो रिलेशन वो तो फिर दुखी नहीं होगा ना। वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुख का कारण ही यही है कि उम्मीद, तो एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं हो पाती तो है। ये एक्सपेक्टेशंस का ही सारा खेल है, जहां पे आपने उम्मीद बांध ली और पूरी नहीं हुई और रिश्ता आपका जो है दैट द रिलेशनशिप बिकेम सार और वो फिर टूटा। तो फिर इसका मतलब आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर आधारित रहते हो, हाँ, बात तो सही है ना। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट। मन मुटाव तो सब रिश्तों में इसी बात का तो हो रहा है। यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट। मैंने उसको ये दिया, उसने ये नहीं दिया। मैंने तो ऐसे बात की, उसने नहीं की। राइट। मतलब मैं खाली यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करी, बट एनीवेयर, बिल्कुल। एक किसी नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन में मैंने तो बड़े अच्छे से ग्रीट किया, उसने नहीं किया, पता नहीं क्या बात है, मैं भी नहीं करूंगी अगली बार। राइट, यही होता है। अब यहाँ पर की क्या है कि जब हम अंदर से भरपूर होते हैं, जब मेडिटेट करते हैं तो हम अंदर से भर जाते हैं। अब सामने वाला चाहे कुछ भी हो, अब क्या होगा कि आप समझो ऐसा बुरी तरह बात करते हो या इग्नोर करते हो, तो उस समय ये आएगा मन में मेरे कि इसने क्यों किया, जरूर कोई कारण होगा। अब मैं आपको समझूंगी, है ना। आप अगर गुस्से में जज नहीं करोगे, अब आप जज नहीं करोगे, अब आप अंडरस्टैंड करोगे। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अब आपका रिलेशन के अंदर आप सामने वाले को समझकर और उसके अंदर जो शक्ति की कमी है वो देने की कोशिश करोगे। समझो आप गुस्से में हो, मैं समझ गई कि वो क्रोध में है, इसके पास शांति की कमी है, तो मैं क्या करूंगी, परमात्मा को याद करके कि परमात्मा की शांति की किरणें इस पर पड़े और ये भी शांत हो जाए, इसके जीवन में सुख आ जाए, ये सोचूंगी। आप देखो चेंज कैसे होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो हम इमोशनली पावरफुल होते हैं, संकल्प शक्ति जब हम में बढ़ती है देने की, और जब हम अपने आप को इतना सुदृढ़ और क्या कहें मजबूत बना लेते हैं, आप इतने अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, ये सब क्वालिटीज आएंगी मेडिटेशन से। ये तो बेस है एक्चुअली। वही मैंने कहा, जैसे आपने कहा संबंध की शुरुआत जो हम कर रहे थे, मैंने कहा था हमारा पहला रिलेशन ईश्वर के साथ है ना। कहते विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट दिस चाइल्ड। बल्कि मुझे लगता है कि जब परमात्मा से आप जुड़ने की बात कह रही हैं वाया मेडिटेशन विच कैन बी वन ऑफ द टूल्स, मुझे लगता है इनफैक्ट दो लोगों को रिश्ते में आने के पहले, हालांकि इतना प्रैक्टिकल और टेक्निकल तो शायद नहीं होता है, टू पीपल कमिंग टुगेदर, ये सब नियति का खेल है, संयोग बनते हैं और आप उस गड्ढे में डाल दिए जाते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है आपको सुन के कि किसी भी रिश्ते को बनाने या कायम करने के पहले तो आपको खुद को बनाना चाहिए। देखिए, रिलेशन जो है आपकी पूर्ति का जरिया नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप एक्सचेंज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। ये कितनी सुंदर बात है आपके कि रिलेशन आपकी कमियों को पूरे करने का साधन नहीं, बल्कि रिलेशनशिप आपके देने के पर्पस का एक मीडियम होना चाहिए। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम दें, वो भी दाता है, हम उसके बच्चे हैं, तो उसकी क्वालिटी हमारे में भी होनी चाहिए। अब क्या होता है जब हम उसके साथ बिल्कुल टूट जाते हैं, उसके साथ हमारा रिलेशन, उसके साथ बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं भगवान के साथ, भूल जाते हैं कि मैं उसकी संतान हूँ, उसके साथ कनेक्शन ही तोड़ देते हैं, हम अपना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हम यहाँ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे, और उन कनेक्शन को हम पूर्ति करने की सोच रहे हैं कि मैं फुल हो जाऊंगी, है ना, पर वो होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति आपके आसपास जो है वो अपने आप को फुल करने में लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारे ब्रेकअप्स की बात है या दोस्ती टूटने की भी बात है, वो सब भी कारण यही इम्प्लाई ऑल हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बात खाली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं है, बट किसी भी दोस्ती के, रिश्ते के टूटने की बात है,
या कहीं पे रिश्ता बिगड़ने की बात है। बिल्कुल यही कारण तो होता दो है। लोग पहले तो अपने पे काम करें फिर रिश्ते आए। बिल्कुल, आप समझो हम दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, पर मिलने के लिए एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण, स्वभाव, संस्कार जो है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं आप तैयार नहीं हो किसी चीज के लिए और आप चले गए उस चीज को करने के लिए। जैसे सही एग्जाम भी कोई होता है, लाइफ में कोई भी आप स्टेप उठाते हो तो आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। यू हैव टू बी मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है। एक ना इसमें मैं आपसे प्रैक्टिकल जो समस्या मुझे लगता है आ सकती है, आपने पहले बताया कि जो इमोशनली अवेकन्ड होगा वो रिश्ते को बचाने की पुरजोर कोशिश करेगा, राइट, और काफी हद तक हो सकता है, चांसेस हैं कि वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाएगा। बिल्कुल होगा। लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप ट्रॉमेटिक रहा, अब्यूजिव है, जहां पे आपकी ही जान को खतरा हो सकता है, आपकी मनोस्थिति को खतरा हो सकता है। अब्यूजिव रिलेशन कई प्रकार के होते हैं जी, दे कैन बी मेंटल अब्यूज, देयर कैन बी केसेस ऑफ फिजिकल अब्यूज, क्या तब भी उन रिश्तों में बने रहना चाहिए? देखिए अगर ऐसी केसेस है तो डेफिनेटली आपका डिसीजन ही शायद उस व्यक्ति जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं उसको जज करने की, या आपने उससे पहले आपको एक्चुअली ये सब चीजें तहकीकात करनी चाहिए मान व्यक्ति के। लीजिए शुरुआत में तो सब सही लगा और रिश्ते में आप बंध चुके हैं, हाँ, और आप विक्टिम इस मायने में जाहिर तौर पे हैं कि रिलेशनशिप इज अब्यूज, राइट, तो फिर वहां से निकल जाना ही समझदारी है। बिल्कुल समझदारी है। ऐसे सिचुएशन के अंदर भी आपको बहुत समझदारी से डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके सामने है डेफिनेटली वो भी मेंटली वैसा है कि इसे कहेंगे टॉक्सिक, जी, है ना। exactly. उसको ये नहीं कहेंगे कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं कहेंगे, उसे टॉक्सिक है। उसके दिमाग के अंदर जो बातें आती है, उसके मन में, उसके जहन में जो बातें आती हैं वो नेचुरल और नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं आती हैं। कोई इंसान कर्मणा यानी कर्मेंद्रियों से दूसरे को दुखदाई कुछ काम करता है, दुख देने वाले काम करता है, इसका मतलब वो मानसिक रूप से एक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रस्त है, बहुत ही मानसिक बीमारी कहेंगे, है ना। तो ऐसा ही व्यक्ति साइकोलॉजिकल बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति ही ऐसे काम करते हैं। नहीं तो एक नॉर्मल व्यक्ति कभी सोचेगा भी नहीं कि किसी को हम दुख दें या परेशान करें या दर्द दें। तो डेफिनेटली ऐसे के अंदर आपको अपने को बचाना पहले जरूरी हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में पहले आप अपने आप को सेफगार्ड करें, बाहर आएं, और फिर वो जो देने वाली बात है वो आप शायद बाहर रहकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपना बचाव जरूरी है। बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद बचे हुए नहीं होंगे तब तक आप दूसरे की मदद या क्यों कहें अपनी मदद नहीं कर सकते। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इंसान मेंटली जो है ना काफी वीक हो जाता है। हाँ, जब आपके पास मैं अपने आप को वहां लेकर रखती हूँ, या हम जो देखते रहते हैं सिनेरियो के अंदर, तो देखते हैं कि जब आपको बहुत लगातार कई सालों तक या कुछ महीनों तक भी आपके पर अत्याचार किया जाता है या आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, हाँ, किसी भी तरीके से, तो इंसान इमोशनली वीक हो जाता है और कई बार फिजिकली भी वीक होता है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके शरीर पर भी पड़ता है। और काफी समय तक रहने के कारण आप में हिम्मत ही नहीं हो पाती कि आप उसके अगेंस्ट कुछ कर सको। मैंने ये अक्सर देखा है, जैसे कि आप एक उदाहरण बुलिंग का ही ले लीजिए। जी, घर में बुलिंग होती है, स्कूल में बुलिंग होती है, राइट, आजकल एंटी बुलिंग को लेकर भी कई तरह के प्रचार और प्रसार किए जा रहे हैं ताकि छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स हैं, वो इसके इन्फ्लुएंस में ना आए। लेकिन ये मैंने देखा है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, किसी भी तरह की बुलिंग जब होती है आपको इमोशनली डिग्रेड या कट ऑफ करने की कोशिश होती है, राइट, तो जो इस वक्त विक्टिम है इस पिक्चर में, उस पर गहरी छाप छूट जाती है। वो अपने में विश्वास करना भूल जाता है कि मैं सक्षम हूँ, आई एम गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। वो खासकर कि वो विक्टिम बाहर सहारे ढूंढने लगता है कि ये रिश्ता होगा तो मैं हूँ, और ये नहीं है तो कुछ नहीं। वो वीक एक्चुअली क्या है, भगवान ने हर एक सोल को कंप्लीट बनने का पूरा चांस दिया है। अच्छा, ना, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। लेकिन जब आप बार बार अपने आप को इसे कहेंगे श्रापित करते रहते हो, मैं नहीं कर सकता, हाँ, या दूसरे लोग आपको बार बार श्रापित करते हो, तेरे बस का नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो फेल ही होगा,
है ना, हर कोई आपको वही कह रहा है, तो आप एक तरह से उसको अंदर स्वीकार कर लेते हो। और उसके बाद जो आपकी आंतरिक क्षमताएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, गुण होते हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, दब जाते हैं। अब इसको इमर्ज करना पड़ता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो अभी कुछ नहीं कर सकते, कि मर्ज है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं। हर इंसान में शक्तियां भी हैं, गुण भी हैं, और वो दोबारा से एक उभरते सितारे की तरह सबके सामने आ सकता है। सब में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, लेकिन उनको हमें स्वमान देने पड़ते हैं ना। स्वमान यानी मैं खुद को मान दो, दूसरा सम्मान दे ना दे, पर मैं खुद को स्वमान दो, सेल्फ रिस्पेक्ट दो। तो क्या करना है हमें, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि मैं कौन हूँ, जिस चीज की कमी है, समझो गुस्सा आता है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, या हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। लेडीज जो वीक हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप क्यों सोचते हो कि मैं कमजोर हूँ, नारी अबला है, ये पुरानी बातें हो गई हैं, मैं शिव शक्ति हूँ, ये स्वमान लो। ना, जितना जितना आप इस स्वमान की स्थिति में स्थित होते जाओगे, ये स्वमान एक स्टेज की तरह है जो ऊपर होती जाती है, तो उसके नीचे बाकी बातें छोटी होती जाती हैं। जितना जितना आप इस स्थिति को ऊंचा बढ़ाओ, बार बार याद करो, स्थिति पर आओ, बार बार बोलो मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। कोई काम नहीं आता, कहीं हमारे पास लेडीज आती कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो उन्हें कहते सम्मान लो, मैं अन्नपूर्णा हूँ। देखो, जितना जितना आप अपने को सम्मान देते जाते हो, उसकी स्थिति में स्थित होते जाते हो, केवल बोलना नहीं है, उसको महसूस करना है, बेसिकली स्वीकार करना है। ओके, आप सेल्फ रिस्पेक्ट देने की बात कर रही हैं, और खुद को रिस्पेक्ट देना ही सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ। ये छोटी सी मेडिटेशन हो सकती है रोज? बिल्कुल हो सकती है। ओके, जैसे कि फील करें कि मैं कौन हूँ, अपने मन को शांत करें, बहुत ही प्यार से, आराम से, एकांत में कोशिश करके बैठें। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 2 मिनट 5 मिनट बैठें, ज़्यादा समय नहीं है तो कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर के लिए बैठें, अपने आप को बाहर की बातों से डिटैच करें जी, फील करें मैं इस शरीर के अंदर चमकती हुई एक लाइट हूँ। मेरे बिल्कुल ऊपर स्वयं परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु निराकार शिव है। जैसे सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो अंधकार दूर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे उस ज्ञान और शक्तियों के सूर्य परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। महसूस करें मेरे अंदर का अंधकार, नेगेटिविटी, व्यर्थ, नेगेटिव विचार खत्म होते जा रहे हैं। पॉजिटिविटी, एक लाइट, एक एनर्जी आ रही है। जैसे खुद भगवान कह रहे हैं कि जीवन की इस डगर में बच्चे आप अकेले नहीं हो, मैं सदा आपके साथ हूँ। फील करें उस एनर्जी को, उस साथ को, उस हाथ को जो हर पल, हर वक्त, हर एक परिस्थिति में आपके साथ है। स्वीकार करें और हर कार्य प्रारंभ करने से पहले उसे कहें आ जाओ मेरे साथ। बस दिल से कहें आ जाओ मेरे साथ। बस फिर देखो, आप चेंज देखोगे। जैसे ही आपके अंदर की वाइब्रेशंस बदलेंगे, विचार बदलेंगे, आपका ऑरा बदल जाएगा। वो पॉजिटिविटी है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को खींच कर लेकर आएगी। अपना ऑरा पावरफुल और पॉजिटिव बनाएं। अपने आप वो चीज़ें जो पावरफुल हैं, जो पॉजिटिव हैं, वो आपके पास आएंगी, तो चल कर आएंगी। बच्चे बड़े सब ये कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भगवान के बच्चे हैं। और मैं कहती हूँ लेडीज़ को, आप ये करें, अपने स्वमान को जागृत करें। और इवन वो लेडीज़ जो ट्रैवल करती हैं ज़्यादा, जो जॉब करती हैं, तो अकेले नहीं जाओ कभी। छोटी सी मेडिटेशन करो, परमात्मा को कहो आ जाओ मेरे साथ,
उस पॉजिटिव ऑरा के अंदर ट्रैवल करो। कोई नेगेटिव एनर्जी, किसी के व्यर्थ विचार, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपके प्रति नहीं चल सकते, बिकॉज आप उस सेफ गार्ड है ना आपके आसपास, प्रोटेक्टिव एक शील्ड सुरक्षा है, चक्र बना लिया आपने। प्रोटेक्टिव शील्ड है आपके आसपास। तो वो जो पॉजिटिव प्रोटेक्टिव शील्ड है वो नेगेटिविटी को अपने आप ही दूर कर देगी आपसे। बिल्कुल। तो वो करना चाहिए इंसान को ना, ये बहुत जरूरी है। वो जैसे कहते हैं ना, जब सनस्क्रीन लगाते हैं ना, वो सोचते हैं कि नहीं सूरज की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, वो चीजें बताते हैं कि त्वचा बचनी चाहिए। और मैं ये समझ रही हूँ कि जो विक्टिम रहा किसी बुरे रिश्ते का, अपने आप को हील करने के लिए ये मेडिटेशन, ये सबके लिए है, सबके लिए है ये सब, क्योंकि एक बहुत बड़े इमोशनल ट्रॉमा से कोई गुजरता है जब रिश्ता टूटता है। आसान नहीं है रिश्ते टूटना। हाँ, पर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम बना लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें चोट एक बार देता है, लेकिन उस चोट को बार बार जो रगड़ते हैं ना वो हम खुद हैं। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, क्योंकि जैसे कोई मच्छर है आपको काट कर चला आप गया, यकीन मानिए बहुत बड़े शब्द हैं, अगर इतना ही समझ आ जाए हम सबको तो फिर तो हम बहुत सुखी रहेंगे। हाँ, मच्छर काट कर चला गया, लेकिन उसको रगड़ा किसने? हमने। आपने। खून क्यों आया? क्योंकि आपने रगड़ा। हाँ। चीज एक बार होती है, घटना एक बार ही घटती है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई हम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है जिसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ, उसको ना करके उसकी जगह हम उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि वो चीज कम होती जाए, है ना। क्योंकि जैसे जैसे अब नेगेटिविटी है उसको चेंज करना है तो आपको पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, है ना। नेगेटिविटी के बाद अगर और नेगेटिविटी अगर लेकर आओगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जब तक आप सकारात्मक ऊर्जा जनरेट नहीं करोगे तब तक नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी ना। हाँ, किसी ने बुरा आपके साथ किया 1 बार 2 बार 3 बार आपकी नजर में, तो फिर उसको हम 10 बार दोहराते भी तो हैं, कभी बोल के, बता के, मन में ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो आप बढ़ा ही तो रहे हैं, बढ़ाते हैं ना। तो वो तो हम ही करते हैं ना। इसीलिए हमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है। हाँ। हमें उसके बारे में जिक्र भी नहीं करना और उसकी फिक्र भी नहीं करना। राइट। जो चीज मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए उसके लिए मुझे सोचना भी नहीं है और उसका वर्णन भी नहीं करना है। ये अगर हम करना बंद कर दें, ये समझ के कि उससे मुझे नुकसान हो रहा है, एक्चुअली मैं खुद एक एनर्जी हूँ, मैं एनर्जी जहां भी लगूंगी यानी मैं उस चीज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना। आप उस चीज को, एक नेगेटिव चीज जो आपको नहीं चाहिए, उसको डेली पावर दे रहे हो। एक पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट आई मिस आश्विन मुंजाल, तो उन्होंने एकदम यही शब्द बोले, दैट वेयर योर अटेंशन ग्रोज योर एनर्जी ग्रोज। मतलब जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाएगा एनर्जी भी वहीं जाएगी और वो चीज़ और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। जहाँ जहाँ आप सोचते हो, जिन जिन चीज़ों का आप वर्णन करते हो, जो जो काम आप करते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, मंथन करते हो, तीनों चीज़ें करते हो, एक्चुअली उससे क्या होता है कि वो चीज़ ग्रो करने लग जाती है ना। आपकी एनर्जी जा रही है ना, उसके बारे में सोचते रख शुरू कर देते हो। अब आप किस चीज़ को एनर्जी दे रहे हो ये आपके पास चॉइस है। हाँ, है ना। ये हमेशा चॉइस देती है जिंदगी आपको कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पैसे हैं आपके पास, एनर्जी है ना, मानसिक एनर्जी, संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे पैसा पावर है, वैसे संकल्प, समय, ये 2 इम्पोर्टेंट पावर्स हैं जो हर एक के पास है जी। तो इस दोनों शक्तियों को, संकल्प को और समय को, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वहां लगाना है जो चीज आपको पसंद नहीं है और जो चीज आप नहीं चाहते हो वहां लगाना है, या वहां लगाना है जो आप चाहते हो और जो आप पसंद करते हो। जहां लगाओगे वो चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। सही बात है ना। तो अब आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। तो इस इमोशनल एम्पावरमेंट वाले पॉडकास्ट में, जो कि एप्लीकेबल है आपके हर टूटते हुए रिश्ते पे, चाहे वो शादी का रिश्ता टूट रहा हो इनफिडेलिटी की वजह से, या फिर चाहे दोस्ती टूट रही हो, या कोई भी एसोसिएशन, मुझे लगता है ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है। मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में जिक्र किया था, मुझे लगता है इस पर एक अलग पॉडकास्ट ज़रूर बन सकता है, लेकिन मैंने ये भी आपसे जिक्र किया था वो लोग जो कि रिश्ते में नहीं हैं, बीइंग सिंगल। अब कईयों के लिए तो बीइंग सिंगल इज अ चॉइस, खुश हैं वो कि भैया हाँ मैं अपने आप में ही खुश हूँ, मुझे कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए रिश्तों की। या फिर वो जो कि किसी मजबूरी की वजह से अकेले।
देखिए यही है, दोनों चीजें हैं। अब हमने भी अपनी लाइफ में सिंगल रहना पसंद किया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम कट ऑफ हो गए हैं सोसाइटी से। सबसे जी। मिलते हैं, जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फैमिली के तौर पर, उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी मदद की ज़रूरत होती है, तो करते हैं सब कुछ। इसलिए अलग नहीं हुए कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, नहीं। अगर आप ये सोचकर भाग रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हम बंधना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिंदगी में ये सारा जो अकाउंट्स हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट है, आप चाहो ना चाहो, वो लोग है ना जिन्हें आपको तंग करना है आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, आपकी बेटा और बेटी के रूप में या पत्नी के रूप में नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, किसी और रूप में आएंगे। और दुनिया है, कर्म क्षेत्र है, तो इस कर्म क्षेत्र पर कार्मिक अकाउंट्स तो चलेंगे ही चलेंगे। इस दुनिया में आप सन्यासी होकर, कर्म सन्यासी होकर नहीं रह सकते हो। अगर आप जंगल में भी चले जाओ तो वहां भी कुछ ना कुछ मच्छर, कुछ ना कुछ ऐसे जंगली जानवर, है ना, जीव जंतु आ जाएंगे। कहना चाह रही है कि हम मानसिक रूप से सन्यासी हो जाएं, कार्मिक और देहिक रूप से सन्यासी नहीं हो तो वो तो चलेगा। बट सबसे जरूरी बात तो है कि आप मानसिक रूप से सन्यासी हो जाए। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि फर्क नहीं पड़ा, एक्चुअली फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप उस चीज को कैसे लेते हो। जैसे एक फिल्म है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसे आप दर्शक होकर देख रहे हो, ऑडियंस होकर देख रहे हो, या उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। जरूरी नहीं है आपकी फिल्म के अंदर हर सीन में आप हो। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या टिप है जो सिंगल हैं और जो कोई रिश्ता नहीं ढूंढ पाए हैं, जिन्हें कोई साथी नहीं मिला है? देखिए, अगर साथी नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बनाना पड़ता है हर एक के साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको समझ सकता है तो उसमें कोई बात नहीं है। और इसमें अच्छाई भी तो है, क्या पता आप ही की कोई अच्छाई छुपी हो। जो खालीपन जिसे आज आप अपने जीवन में खालीपन कहते हैं, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा है। आपको ईश्वर बचाने की कोशिश कर रहा है बहुत ही बतेरे गलत चीजों से। नहीं, अच्छा है। मैं खुद सिंगल हूँ तो मेरे को बहुत खुशी है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोई भी इंसान भले कहे मुंह से कि मैं सिंगल हूँ और बहुत अच्छा हूँ, अगर जैसे हमें तो भगवान मिला है, सुप्रीम कंपेनियन ठीक मिला है जी, अगर ईश्वर उसके जीवन में नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है एक्चुअली में। क्योंकि हमारे जीवन में हमने क्यों ये डिसाइड किया कि हमें ये राह मिली चाहिए, क्योंकि हमें वो मिल गया जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे पतियों का पति कहते हैं, जिसे पिताओं का भी पिता कहते हैं, परम पिता कहते हैं, है ना। तो वो जो है जिसे हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, सब रिलेशंस का जो सार है वो परमात्मा हमें मिला। तो हमें लगा कि ये देहिक नाते इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें जी, ना, उल्टा इनको भी हमारी जरूरत है। तो हम उससे अपने को फुलफिल करके जो हमारे ऑलरेडी रिलेशन है उनको भी फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है सकारात्मक तरीके से सिंगल रहना। मजबूरी हो जाना वो एक अलग बात होती है, लेकिन उनको भी मैं ये कहूंगी कि जो व्यक्ति सिंगल है, एटलीस्ट उस भगवान को अपना कंपेनियन बनाओ, उसकी कंपनी में रहो और उसको कंपेनियन बनाओ, ताकि आपके जीवन में आपको ऐसा ना लगे कि मैं खाली हूँ। इनफैक्ट जो लोग अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में हैं भी, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आप भगवान को अपना असली कंपेनियन बनाओ। मतलब यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। आप वही इसीलिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी कमियां हैं वो उस सुप्रीम सोर्स की प्रेजेंस से वो पूरी होती रहे। आप अपनी कमियों के लिए दूसरों पर आधारित ना रहो कि वो मेरे जीवन में आएगा तो मेरे जीवन की कमी दूर होगी, क्योंकि इंसान की लिमिटेशन है। और जो आपकी कमियां हैं ना, जो आपको चाहिए, जो चीजें आपको अपनी लाइफ में, वो अनलिमिटेड है ना। अब आप अपनी अनलिमिटेड डिमांड्स के लिए कैसे व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जिसकी खुद की लिमिटेशन है, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो रिलेशन किसी न किसी ऐसे कगार पर पहुंचेगा जब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे और आपका मन करेगा तोड़ दूं या इग्नोर कर दूं या कुछ भी ऐसे आपके अंदर इमोशंस पैदा होने शुरू हो जाएंगे। बेटर ये होता है कि वो जो सब कुछ देने वाला है उससे आप अपने आप को लिंक करो, भरपूर हो जाओ, और जो लोगों नीडी हैं आपकी लाइफ के अंदर उनको पूरा करो।
ना, दाता ही बन जाओ ना, क्या जरूरत है उन पर आधारित रहने के लिए। आप निराधार हो, उनको भी निराधार बनाओ। तो आप अपने में पूर्ण हो जाइए, आत्मनिर्भर बनिए, देने वाले बनिए और अपना रिश्ता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ लीजिए। जीवन आपका सार्थक है। बिल्कुल। फिर एक्चुअली रिश्तों को देखने का आपका नजरिया भी बदल चुका होगा, आप ही बदल चुके होंगे। बिल्कुल यही तरीका है, भगवान ने यही तरीका सिखाया इंसान को, हम अपने तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं एक्चुअली। कोई 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में हम सबको आप कहना चाहती हैं ऑन द कंक्लूजन ऑफ द पॉडकास्ट? ये कहूँगी कि जिंदगी बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, और ये दुनिया जो है एक बहुत सुंदर बगीचा है। इस बगीचे के अंदर वैरायटी फूल है तो डेफिनेटली गुलाब के साथ कांटे भी हैं, और हर एक का अपना रोल है जी। कि समझो, विलन का अपना रोल है, वैम्प का अपना रोल है, और ये जो भी रोल्स हैं ये आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए है। क्योंकि अगर विलन नहीं होंगे आपकी लाइफ के अंदर तो आप हीरो नहीं कहलाओगे, है ना। आपकी हीरोइस्टिक जो डीड्स हैं वो उभर के ही तब आती हैं जब आपकी लाइफ के अंदर विलन्स आते हैं। तो हमेशा याद रखो कि मैं हीरो पार्टधारी एक्टर हूँ, है ना। और उस हीरो बनने के लिए आपको वो जो जीरो है, परमात्मा बिंदु, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हीरो बनिए और जीरो के साथ रिलेशन रखिए, तो आप देखिए आपकी लाइफ के अंदर हर कार्य पावरफुल होगा, पॉजिटिव होगा, और हमेशा आपको हर एक से दुआएं मिलती रहेंगी। जीवन की डगर में आप आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू दीदी, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पर दोबारा आने के लिए और मुझे ये सौभाग्य देने के लिए कि आज फिर से आपके सानिध्य में बैठकर हम जीवन के कुछ गुण जान सकें और अपने में बदलाव ला सकें। ओम शांति। ओम शांति। तो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अपने मन को, अपने आप को आप ऐसे तैयार करें कि आप हमेशा रहें इमोशनली इंडिपेंडेंट और किसी भी रिश्ते में आप हमेशा बने देने वाले। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, नॉर्थ स्टार में आप हमारे अगले पॉडकास्ट में कौन से टॉपिक पर चर्चा सुनना चाहेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस, नमस्ते।